हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब फिट एंड फाइन हो। और चूंकि एग्जाम्स बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं तो अब बच्चों के माइंड में बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है और बहुत ज़्यादा ऐसे डर सा बैठ जाता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि हमने एक नई सीरीज चालू की है जिसका नाम है विजय रथ सीरीज, जो जिसमें कि 10 मिनट्स में आपका जो चैप्टर है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैप्टर के जो भी मेन मेन कीवर्ड्स होते हैं उनको हमने पिक किया हुआ है और उन्हीं कीवर्ड्स के बिहाफ पे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चाहे वो आपका मैथ्स हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इन सब सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट यही सिनारियो है। अच्छा, ठीक है, हमने लास्ट सेशन में जीएपी तक डिस्कस किया था, मींस गंगा एक्शन प्लान तक डिस्कस किया था। अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, स्टेक होल्डर्स है, चिपको मूवमेंट, खेजरी ट्री प्रोटेक्शन एंड वाटर फॉर ऑल। ठीक है, सो आई होप कि इस ठंड में आप अपने कम्बल और रजाई में बैठ के थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे हो, और कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। बाकी जो आजकल के बच्चे हैं उनका तो बस ये रहता है कि अरे यार छोड़ो, मैं बस कर लूँगा, मुझे तो अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी स्टडीज पे फोकस करना पड़ेगा। वेल, ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। सो फॉरेस्ट क्या होता है एंड वाइल्ड लाइफ क्या होती है? सो फॉरेस्ट इज नोन एज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, इसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? ओके, सो फॉरेस्ट इज नोन एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसको इसलिए हम लोग मतलब इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इसलिए कहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना मिलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे अमेजोन फॉरेस्ट फॉर एग्जांपल, अमेजोन फॉरेस्ट पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है, सबसे घना फॉरेस्ट है। ठीक है, इसका जो एरिया है काफी ज्यादा मतलब स्क्वायर फीट का है। ठीक है, ओके, अब वहां पे क्या है कि वहां पे मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट है, मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट है। ठीक है, अलग अलग स्पीशीज के हैं, अलग अलग जीन्स के प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसीलिए फॉरेस्ट जो होता है उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोला जाता है, कि मतलब वहाँ पे बायोलॉजिकली बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना दोनों में। ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अच्छा, होता क्या है कि सिटीज में जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, जितना भी पोल्यूशन होता है, जितना भी हम लोग क्योर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारा जो फॉरेस्ट है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब क्या है, आज के टाइम पे जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब ज्यादा पॉपुलेशन है तो ज्यादा डिमांड है हर चीज की। ठीक है, चाहे वो शेल्टर हो, चाहे फूड हो, चाहे क्लोथ्स हो, एवरीथिंग, मतलब हर चीज के जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। तो उस चीज को फुलफिल करने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है कि इन फॉरेस्ट को क्लियर करती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उनको स्पेस मिल सके और ज्यादा से ज्यादा वो अपार्टमेंट्स वगैरह बना सके और फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप कर सके। बट इससे क्या है कि हमारा ही लॉस होता है, क्योंकि इससे जो इकोलॉजिकल पिरामिड है या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कह लो, ठीक है, इस पे काफी इफेक्ट पड़ता है। और जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं उनका मतलब एक तरह से घर छिन जाता है, क्योंकि उनको और कोई जगह नहीं है रहने के लिए, वो हमेशा से ही फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट ही उनका घर होता है। अब अगर उनका फॉरेस्ट ही उनसे ले लिया जाएगा तो वो कहाँ रहेंगे? ठीक है, फिर जब वो सिटीज में अगर आते हैं तो सिटीज का जो एनवायरनमेंट है वो उसको सहन नहीं कर पाते हैं और इवेंचुअली दे डाई। नाउ इसके बाद जो है स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब है कि फॉरेस्ट के बिहाफ पे जो लोग फॉरेस्ट से कुछ चीजें ले रहे हैं या उसके प्रति उनका अगर कोई लगाव है। स्टेक होल्डर्स बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो होते हैं जो फॉरेस्ट के आसपास एरिया में रहते हैं या उस फॉरेस्ट में रहते हैं। जैसे हम अगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें तो वहाँ पे क्या है कि फॉरेस्ट एरिया भी है एंड वहाँ पे कई सारे अमाउंट में आदिवासी भी रहते हैं। तो वो क्या करेंगे कि उनका क्योंकि घर बार वही है, वो वही रहते हैं, इसीलिए उनको ज्यादा लगाव होगा उस जगह से, क्योंकि उनको सारी चीजें, सारी सुविधाएं फॉरेस्ट दे रहा है, चाहे वो फूड हो, चाहे शेल्टर, चाहे क्लोथ हो। ठीक है, देन स्टेक होल्डर्स में सेकंड आता है हमारा
जो इंडस्ट्रियलिस्ट वो होते हैं जो अपने बेनिफिट के लिए फॉरेस्ट को काटते हैं या वहां से कुछ चीजें लेते हैं। जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या क्या मिलता है वहां से, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं जिससे कि वो मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, कई सारे अलग अलग टाइप के लॉग्स वगैरह मिलते हैं जिससे कि वो फर्नीचर बनाते हैं। ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फॉरेस्ट है, मतलब फॉरेस्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, उनको बस अपने बेनिफिट से मतलब होता है इंडस्ट्रियलिस्ट को। देन थर्ड आते हैं हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सेटअप करती है। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट की देखरेख करता है, और गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है फिर उस फॉरेस्ट के साथ, उसको हटा भी सकती है वहां से, या उसको शिफ्ट भी कर सकती है वहां से, या वहां पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें और डेवलप कर सकती है। ये सब गवर्नमेंट के ऊपर होता है। इसके बाद आते हैं फॉरेस्ट या नेचर एंथुजियास्टिक, जो जिनके एनजीओज वगैरह होते हैं। ठीक है, जो जिनको नेचर से लगाव होता है, जो नेचर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग एंथुजियास्टिक होते हैं नेचर के लिए, वो अपने नेचर को, अपने पेड़ों को, एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ स्टेक होल्डर। सबसे पहले वो हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, वहाँ की सारे सुख सुविधाएं लेते हैं जो भी फॉरेस्ट उनको देता है। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियलिस्ट, जो अपने फायदे के लिए वहाँ से चीज़ें लेते हैं। देन आता है गवर्नमेंट, जो कि अलग अलग फॉरेस्ट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स को सेटअप करती है। इसके बाद आते हैं फॉरेस्ट एंड नेचर एंथुजियास्टिक, जिनको अपने नेचर से लगाव होता है, जो उसको सिर्फ बचाना चाहते हैं। देन इसके बाद स्टेक होल्डर्स में, अच्छा ये दो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पहला तो है चिपको मूवमेंट जो कि 1970s में स्टार्ट हुआ था। देन खेजड़ी ट्री प्रोटेक्शन। अच्छा ये दो एग्जाम्पल हैं बेसिकली नेचर को प्रोटेक्ट करने के, ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के। ठीक है, चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था, लगभग 1970s की बात है। उस टाइम पे उस टाइम पे एक विलेज है जहाँ पे ये प्रोग्राम चालू किया गया था। वहाँ पे कुछ जो ड्वेलर्स थे, जो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वो क्या हुआ था कि वो वहाँ पे गए थे वो पर्टिकुलर एरिया के ट्रीज को काटने के लिए, क्योंकि उनको वहाँ पे एरिया डेवलप करना था। तो वहाँ के जो विलेजर्स थे, जो गाँव वाले थे, उन्होंने क्या किया था कि हर एक पेड़ को वो लोग ऐसे हक करके खड़े हो गए थे। चिपको मूवमेंट को एक और नाम दिया गया है हक द ट्री मूवमेंट, जिसमें कि आप पेड़ों को ऐसे पीछे से हक करके खड़े हो जाते हो, जिससे कि जो सामने वाला है वो पेड़ों को कट ना कर पाए। तो वहीं के लोगों ने, गांव वालों ने क्या किया था कि वो अपने पेड़ों को ऐसे हक करके खड़े हो गए थे ग्रुप्स में, जिससे कि वो लोग जो मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह थे, दे रिफ्यूज टू कट द ट्रीज, क्योंकि वो लोगों की जान नहीं लेना चाहते थे इवेंचुअली। तो उन्होंने अपना जो प्रोग्राम था, जो अपना प्रोपेगेंडा था, उसको हटा दिया था इस मूवमेंट के चलते ना। इसके बाद आता है खेजड़ी ट्री प्रोटेक्शन। खेजड़ी ट्री प्रोटेक्शन जो है ये अमृता देवी के द्वारा चालू किया गया था। राजस्थान में एक जगह है, ठीक है, एक बिश्नोई कम्युनिटी है, तो उसके थ्रू ये एक्ट जो है ये चालू किया गया था। अच्छा इन्होंने क्या किया था कि लगभग इस मूवमेंट के लिए लगभग 363 आई गेस लोगों ने अपनी जान दी थी। वहाँ पे एक पेड़ होता है जिसका नाम है खेजड़ी। खेजड़ी ट्री को बचाने के लिए, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स का रूल था, तो वो लोग क्या कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा एरिया को क्लियर कर रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने पर्टिकुलर गांव के जो उनके पेड़ लगे होते थे, खेजड़ी ट्री जो लगे होते थे, उनको बचाने के लिए वो ऐसे उनको पकड़ के खड़े हो गए थे। बट उस टाइम पे क्योंकि वो इतना मतलब ह्यूमैनिटी नहीं थी उनके अंदर, बट उन्होंने क्या किया था, उन लोगों को भी काट दिया था पेड़ों के साथ साथ। तो आज के टाइम पे जो ऐसे पेड़ों के लिए कुछ अच्छा करता है या बहुत अच्छा एंथुजियास्टिक है नेचर के लिए, और बहुत बड़े लेवल पे ऐसे नेचर के लिए कुछ अच्छा काम करता है, तो उनको अमृता देवी एक अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है, बाय आई थिंक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो एक बहुत ज़्यादा ये गर्व की बात होती है। अच्छा इसके बाद आता है लास्ट टॉपिक है वाटर फॉर ऑल। ना वाटर फॉर ऑल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं कि वाटर कितने परसेंटेज में अवेलेबल है, वाटर को हम किस किस मेथड से कंजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, सो वाटर पहली बात तो हमारी जो अर्थ है उसमें 30% लैंड है और 70% वाटर है। लेकिन वो 70% वाटर जो है वो हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फ्रेश वाटर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वो बेसिक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो सॉल्टेड है। ठीक है, तो वो हमारे यूज़ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा
वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसका कम से कम यूज कर सकते हैं, मतलब जो एक कंजर्वेबल एंड लिमिटेड अमाउंट है उसको हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, जो रिवर्स वगैरह हैं उनको साफ रखने के लिए, या जो वाटर से बनती जो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो मतलब जो सेटअप किए जाते हैं प्लांट्स वगैरह, इसके लिए डैम्स का सेटअप किया जाता है। ठीक है, डैम्स वगैरह क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर रिवर के वाटर को पहली बात तो प्योरीफाई भी करते हैं, फिल्टर करते हैं कुछ अमाउंट में। इरिगेशन प्रैक्टिसेस के लिए बहुत अच्छा होता है ये, और इससे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट किया जाता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डैम्स वगैरह से की जाती हैं। ठीक है, इरिगेशन प्रैक्टिसेस होती हैं वाटर के थ्रू, जो गांव वगैरह एरियाज होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए वाटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो अब वाटर जैसे है तो वाटर को प्रोटेक्ट हम इसलिए करते हैं, क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये हमारे लाइफस्टाइल के लिए एंड हमारी जो सर्वाइवल है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाटर गंदा कैसे होता है? जब भी इंडस्ट्रीज से लिक्विड वेस्ट निकलता है, या जैसे गांव में अगर आप जाओगे